बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 3 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स की डिस्कशन की थी, जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स जो थी वो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स थी। हमने इनके बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने इनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनकी डिस्कशन की। आज स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया कि सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का हमारा टॉपिक है, तो मैंने बेसिकली जो हेडिंग अगर आप बुक पे देखें पेज नंबर 103, इस पे मेजर एक ही हेडिंग दी गई है, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बट स्टूडेंट्स, मैंने उस हेडिंग को दो जगह डिवाइड कर दिया है ताकि मैं इजीली आपको इसकी मार्किंग भी करवा सकूं। तो स्टूडेंट्स, आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताता चलूं कि अगर आपने प्रॉपरली ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा है, तब ही आपको कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस की समझ आएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। मैंने यहां पे डायसैकेराइड्स लिखा और इसमें जो पहला वर्ड है सुक्रोज वो लिखा। अब जैसा कि हम ये जानते हैं कि हमने ओलिगोसैकेराइड्स में डायसैकेराइड्स कहा था कि इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो रिएक्शन हमने देखा था वो एक्चुअली सुक्रोज का ही था। और हमने स्टूडेंट्स डायसैकेराइड्स में पढ़ा था कि इनकी हाइड्रोलिसिस होती है। तो इस हिसाब से कुछ हद तक ये बात इजी है और आपको समझ आएगी कि यहां पर हमारे पास जो सुक्रोज है, एक्चुअली इसका फॉर्मूला C12H22O11 है। ठीक है, इसकी एक्चुअली क्या होनी है, हाइड्रोलिसिस। क्या होनी है, हाइड्रोलिसिस। और हमें ये पता है कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद एक्चुअली हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आती हैं। फर्स्ट इज द ग्लूकोज एंड सेकंड इज फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको हम बाद में लिख लेते हैं, स्पेस प्रॉब्लम बन रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने ये पढ़ा था सुक्रोज का फॉर्मूला ये है, हाइड्रोलिसिस यानी वाटर जब ऐड किया जाता है तो हाइड्रोलिसिस होकर एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रुक्टोज। और लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है और फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है, बोथ आर डिफर। ठीक है, और एक न्यू टर्मिनोलॉजी मैंने आपको यहां पर बताई थी लास्ट टाइम कि ऐसे केमिकल्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होता है, इन दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा। ग्लूकोज का C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी C6H12O6। ठीक है, दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा
डिफरेंट होगा, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। दैट्स व्हाई हमने एक न्यू टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि अगर मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो तो इस तरह के केमिकल्स को हम नाम देते हैं आइसोमर्स, ठीक है। और इस फिनोमिना को क्या नाम देते हैं, आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। ये तो स्टूडेंट्स वो बात थी जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, थोड़ा सा रिवाइज करवाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमने इसके सोर्सेस पढ़ने हैं। अब आइए टॉपिक की तरफ। डायसेक्राइड में सुक्रोज एग्जांपल है, सुक्रोज के आगे जो है वो सब टाइप्स हैं और ये सारी प्रोसेसिंग है। हमने ये देखना है कि डायसेक्राइड में जो हमारे पास सुक्रोज है, इस सुक्रोज के सोर्सेस क्या हैं। सोर्सेस का मतलब स्टूडेंट्स यहां पे क्या है, जराए, कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अगर हम यूटिलाइज करें, जिनको हम लें तो एक्चुअल में हमें ये सुक्रोज मिल सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स डायसेक्राइड के एग्जांपल में हमारे पास लैक्टोज है, ठीक है, लेकिन सुक्रोज और लैक्टोज में कुछ डिफर होगा, अभी हम उसको बुक पे देखते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है माल्टोज। तीनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, यानी सुक्रोज का जो फॉर्मूला है C12H22O11 वो ही सेम फॉर्मूला माल्टोज का है और सेम लैक्टोज का, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं C12H22O11, ठीक है जी, C12H22O11। ये इनका मॉलिक्यूलर या मोलेकुलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लैक्टोज, माल्टोज, ठीक हो गया जी। अब जरा बुक पे आ जाइए। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वंस। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वंस का मतलब क्या है कि ये सादा से स्टार्ट होते हैं यानी मोनोसैकेराइड्स से, और कॉम्प्लेक्स वन तक जाते हैं यानी पॉलीसैकेराइड्स तक। दे हैव वेरिड सोर्सेज एंड यूजेस। वेरिड का मतलब स्टूडेंट्स डिफरेंट, ठीक है, या वैरायटी आप कह लीजिए। सोर्सेज ऑफ सिंपल शुगर, जो आम शुगर है जो रूटीन में हम यूज करते हैं उसके जो जराए हैं वो है ग्लूकोज, ये यूज होता है, फ्रुक्टोज ये यूज होता है, गैलेक्टोज ये यूज होता है। याद रखिए इन तीनों के मॉलिक्यूलर या मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, बुक पे ये मेंशन नहीं है, आप बेशक इन तीनों को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, C6H12O6 तीनों का सेम है। अब ये तीनों के आगे देख लीजिए कौन कौन सी चीजें हैं जहां से ये तीनों प्रोडक्ट हमें मिल सकती हैं जी। फ्रूट्स, यानी अगर आप फल खाते हैं तो आपको ग्लूकोज मिलेगा। वेजिटेबल्स, यानी अगर सब्जियां खाएंगे तो वहां से फ्रुक्टोज मिलने के चांसेस हैं। हनी, शहद एंड सीरियल्स यानी अनाज, यानी ये वो चीजें हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम इनको लेते हैं, गेट इन करते हैं अपनी बॉडी में तो एक्चुअल में हमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज ये तीनों जो हैं आप कह लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ये मिल सकते हैं, ठीक है। इन तीनों का बेनिफिट क्या है, देखा जाए तो तीनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने की वजह से हमारी बॉडी में इनका डिफरेंट रोल होगा जो ये प्ले करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब डायसैकेराइड्स आर सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ये तीनों क्या हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये तीनों डायसैकेराइड्स हैं, इन्हीं के बारे में मैंने यहां पर मेंशन किया है। हत्ता कि आप ये देखिए कि ऊपर जो भी आपने पढ़े ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों आपके पास एक्चुअल में मोनोसैकेराइड्स की एग्जांपल थी। जिस तरह अब आप डायसैकेराइड्स की एग्जांपल पढ़ रहे हैं ना, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, उसी तरह वो मोनोसैकेराइड्स की एग्जांपल है। आप उसे भी मेंशन कर लीजिए, आपको याद रहेगा। अच्छा जी, डायसैकेराइड्स में अब आपने याद रखना है सुक्रोज, लैक्टोज,
एंड माल्टोज, इन तीनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है। लाइक मैंने यहां पे मेंशन किया, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 है, सेम फॉर्मूला मोलेकुलर माल्टोज का और सेम लैक्टोज का। अब ये पाए कहां जाते हैं जी, इनके सोर्सेस देखते हैं। सुक्रोज इज फाउंड इन शुगर बीट, शुगर बीट यानी चुकंदर, शुगर केन यानी गन्ना, जो गन्ने का रस होता है, एंड फ्रूट्स, यानी अगर हम ये चीज लेते हैं, ये चीज खाते हैं, तो हमें एक्चुअल में सुक्रोज मिलेगा और वही सुक्रोज स्प्लिट होके हमारी बॉडी में क्या बना देगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक हो गया जी। आगे चलिए, लैक्टोज। अब आ गया जी लैक्टोज। लैक्टोज का मोलेकुलर फॉर्मूला वही है जो सुक्रोज का था, लेकिन इट कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। देख लीजिए अब इसमें चेंज हो गया है। हमने पढ़ा था कि जो सुक्रोज है इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, जबकि लैक्टोज में हमने देखा कि उसमें ग्लूकोज और क्या है, गैलेक्टोज। ये मेन शुगर होता है इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी वो तमाम अशिया जो दूध से बनने वाली हैं। अब आ जाइए जी थर्ड वन पे, विच इज माल्टोज। माल्टोज इज अ डायसैकेराइड, सेम माल्टोज भी एक डायसैकेराइड है, ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन इज फाउंड इन सीरियल्स, जो अनाज में पाए जाते हैं। अब ये देख लीजिए, अब माल्टोज जो है इसमें अब दोनों कॉमन आ गए, यानी इसमें जो पहला है वो भी ग्लूकोज है। ठीक है, क्या है हमारे पास, ग्लूकोज, और दूसरा भी क्या है, ग्लूकोज। इस मर्तबा ये सेम हो गए। ठीक है, ये एक्चुअल में अनाज यानी सीरियल्स में पाया जाता है। लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे डायसैकेराइड्स कंप्लीट हो गए। बाकी इसको बुक पे देखिए, पॉलीसैकेराइड्स ये सिंपल से हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर स्टार्च एंड सेलुलोज, ये हमने पहले भी देखा था, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब देखते हैं स्टार्च कहां पाया जाता है और सेलुलोज कहां पाया जाता है। तो जी स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स, अनाज की जो फसलें हैं वहां पर, वीट यानी गंदम, बार्ले यानी जौ, मेज मकई, राइस चावल एटसेट्रा, और कॉटन इज अ प्योर सेलुलोज, यानी जो कॉटन होती है उसमें क्या होती है जी, उसमें प्योरली आपको सेलुलोज मिल जाती है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। ठीक है, और आप ये कह लीजिए कि ये सोर्सेज भी हैं। आपने इनमें से 5 सोर्सेज बनाने हैं, यानी आप इनमें से कह लीजिए 5 पॉइंट्स आपने सेपरेट करने हैं, जो कि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, एक्सरसाइज में अगर आप देखना चाहते हैं तो एक नजर देख लीजिए। आपको एक्सरसाइज में तो ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सरसाइज में ये मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन इंटरनली सोर्सेज एंड यूजेस ये दोनों जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में कई मर्तबा आए भी हुए हैं। तो जी यहां पॉलीसैकेराइड्स तक ये कंप्लीट होता है। आपने यहां तक 5 पॉइंट्स सेपरेट करने हैं और ये आपका सोर्सेज का लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। आवर बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बीच में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं, तो कुछ मैं एडिशंस करके बताता हूं कि हमने अभी कितने ज्यादा या कितने डिफरेंट आप कह लीजिए डायसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा, मोनोसैकेराइड्स की भी 3 प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, पॉलीसैकेराइड्स की 2 प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, फिर इनके हमने सोर्सेज देखे। ऐसा ही है। अब स्टूडेंट्स यहां पे याद रखने वाली बात क्या है कि हमारी बॉडी में जो कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी हैं ह्यूमन बॉडी में, इट इज ग्लूकोज। ठीक है, और मैं अगर आपको एक और बात यहां पे ऐड करूं तो वो ये कि ग्लूकोज इज द चीफ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर एनर्जी, यानी चीफ का मतलब क्या होगा यहां पे, मेन। ठीक है, यानी ह्यूमन बॉडी की जो मेन प्रोडक्ट है या मेन कह लीजिए सोर्स है, इसको एनर्जी जो मिलेगी ह्यूमन बॉडी को, वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें ग्लूकोज आता है। यानी
आसान अल्फाजों में ग्लूकोज वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके अलावा एक बात यहां पे और कि हमारी जो पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला जो मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी में, वो एक्चुअली ब्रेन है। तो स्टूडेंट्स, ब्रेन में बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करना होता है। अब जाहिर सी बात है, ब्रेन अगर इतनी वर्किंग कर रहा है, इतना काम कर रहा है, तो एक्चुअल में उसको एनर्जी की जरूरत है। तो याद रखिए, ब्रेन भी असल में कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जिसमें ग्लूकोज मैं आपको बता रहा हूं ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी है। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी इनटू शॉर्ट, वो ये कि जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे ब्रेन को एनर्जी देता है, ठीक है। अब अगर किसी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है, ग्लूकोज की कमी है, हमने खाना नहीं खाया किसी भी वजह से, तो इस वजह से बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। अभी हम जब सोर्सेस की डिस्कशन करेंगे तो वहां पे एक पॉइंट प्रॉपरली मेंशन किया गया है, मैं वहां पे आपको इलेबोरेट करता हूं कि एक्चुअल में क्या इफेक्ट होंगे आपकी बॉडी में। अभी के लिए आपने जो जहन में रखना है वो ये कि ग्लूकोज का काम आपके ब्रेन को सेटिस्फाई करना, ब्रेन को एनर्जी देना, ब्रेन को पावर देना है, तब ही आपकी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स वर्किंग करेंगे। अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चलिए, ग्लूकोज इज द ओनली फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज यूज डायरेक्टली बाय मसल्स फॉर एनर्जी, ठीक है। डायरेक्टली यूज होते हैं हमारे मसल्स में एनर्जी के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ब्रेन नीड्स ग्लूकोज एज अ एनर्जी सोर्स, कि ब्रेन को जरूरत होती है एनर्जी के जराये के लिए, ग्लूकोज की या जरिए के लिए, बिकॉज इट कैन नॉट यूज फैट फॉर दिस पर्पस। अब आप जो वर्ड फैट है इसको अंडरलाइन करके इसके नीचे लिपिड्स लिख सकते हैं, चिकनाइयां, यानी ब्रेन चिकनाइयां यानी फैट्स, ऑयल ये नहीं यूज करता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी होती है, ठीक है। जबकि ग्लूकोज जो है वो एक कह लीजिए बैलेंस फॉर्म में एनर्जी है जो ब्रेन को मिल रही होती है, ठीक है। चलिए, ये पैराग्राफ स्टूडेंट एक एडिशनल था, इसमें याद आपने सिर्फ एक एमसीक्यू करना है कि ब्रेन, आपका जो ब्रेन है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। तो आपने याद रखना है ग्लूकोज इज द बेसिक और मेन रिक्वायरमेंट फॉर आवर ब्रेन। चलिए लें जी, यहां तक सोर्सेस कंप्लीट होते हैं। आगे चलिए, बिसाइड द एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल्स, कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग यूजेज टू आवर बॉडी। यानी आपको वो ये बता रहे हैं कि एनर्जी के अलावा इनका यूज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पहला यूज क्या है जी, वो मैं आपको यहां मेंशन करने जा रहा हूं कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें अगर हम ह्यूमंस की ये बात करेंगे तो हम डायरेक्ट ग्लूकोज कहेंगे। तो ग्लूकोज का काम हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करना है। अक्सर आपने ये सुना होगा भाई इसका शुगर बढ़ गया है, इसकी शुगर कम हो गई है, तो एक्चुअल में शुगर का मतलब ही ग्लूकोज है, ठीक है। अब अगर आपकी बॉडी में शुगर मेंटेन है तो ये मेंटेनेंस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि कुछ केमिकल्स हैं जो कि शुगर को मेंटेन करते हैं, लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। लेकिन यहां पे हम बात डिटेल में नहीं करेंगे, बेसिकली मैं एक दो बातें एडिशनल करूंगा जो जरूरी हैं और इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स ग्लूकोज इजीली आपकी बॉडी को मिल रहा है तो शुगर लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से शुगर लेवल कम हो रहा है, ठीक है, या तो लेस होगा आपकी बॉडी में, कम हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो दोनों में प्रॉब्लम्स है। अगर किसी वजह से आपकी बॉडी में शुगर लेवल कम हो गया है,
या आपकी बॉडी में शुगर कम है, तो इसकी वजह से आपको जो डिजीज होता है या जो प्रॉब्लम आती है, इट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। क्या वर्ड है जी? हाइपोग्लाइसीमिया। या अगर किसी वजह से आपके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज कर गई है, देन इंक्रीज या हाई करने की वजह से इट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। लें जी, ये स्टूडेंट्स आप कह लीजिए कि ग्लूकोज के चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम है। और या यकीन मानिए, आज आपके पास जो पेशेंट्स होते हैं, हर चौथा बंदा, ये काउंट किया जाता है सर्वे के मुताबिक कि तकरीबन चौथा या पांचवा बंदा जो है उसको डायबिटीज होती है। डायबिटीज एक्चुअल में वर्ड डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब जो हम रूटीन में यूज करते हैं जी, वो ये है कि जी इसकी शुगर ज्यादा हो गई है। होता क्या है, हम ग्लूकोज को खाते हैं, ग्लूकोज की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दी गई है स्टडीज में कि इतनी आपकी बॉडी की जरूरत है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारी बॉडी में वो ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाए, तो वो ज्यादा होने की वजह से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर किसी वजह से वो केमिकल काम करना छोड़ दें, तब आपको ये प्रॉब्लम होती है, विच इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। इसी तरह अगर आप प्रॉपर रेगुलर खाना नहीं खा रहे, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, तो शुगर मेंटेन नहीं होगी ब्लड में, जिसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम होगी, इट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, शुगर लेस होने की वजह से जब हाइपोग्लाइसीमिया नामी आपको डिजीज होता है, तो इसमें आपको डिजीनेस भी होती है, चक्कर आते हैं, क्योंकि ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही होती, ब्रेन अपनी वर्किंग करना लूज करना शुरू कर देता है, ब्रेन सही तरह काम नहीं करता। ठीक है, उसकी एनर्जी ना होने की वजह से डिजीनेस यानी चक्कर आना शुरू होते हैं और इंसान बेहोश भी हो सकता है। इसलिए आपने गौर किया होगा स्टूडेंट्स के जब किसी को वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, अक्सर हम कहते हैं, तो उससे ड्रिप लगवाई जाती है। ड्रिप क्या होती है? डेक्सट्रोज शुगर होता है। ठीक है, और इस ट्रीटमेंट को आईवी ट्रीटमेंट कहा जाता है, इंट्रावीनस ट्रीटमेंट। इसके बारे में ये पेज नंबर 104 पे आप नीचे देखें, लास्ट पे जो येलो पैराग्राफ है, द यूज ऑफ डेक्सट्रोज इन ड्रिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसे इंफॉर्मेशन के लिए रीड करें। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको ये बताएंगी कि एक्चुअल में जो ड्रिप सिस्टम होता है, जो वीकनेस में लगाया जाता है एक पेशेंट को, वो क्यों लगाया जाता है। ठीक है, चलिए जी, पहला पॉइंट, दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी। ठीक है, इधर दे का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज। लो शुगर लेवल इन बॉडी रिजल्ट्स इन हाइपोग्लाइसीमिया। उन्होंने लो शुगर का बताया यानी लेस का, मैंने साथ आपको हाई भी बता दिया है, अगर ज्यादा होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी। चलिए दूसरा पॉइंट, दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब खुराक, फॉर बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब ये वो आपकी इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, जहां पे फूड की डाइजेशन होती है। ठीक है, दैट हेल्प इन डाइजेशन। तो अब आपके अंदर एक्चुअली दो तरह की इंटेस्टाइन होती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इंटेस्टाइन्स पढ़ेंगे इन्हें दो तरह की, एक कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक कहलाती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में यूजफुल फूड जो है उसकी डाइजेशन होती है, जिसने ब्लड में जाकर मिक्स होना होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट्स होती हैं, वेस्ट्स, उनके ऊपर कह लीजिए, उनकी डाइजेशन तो नहीं कह सकते, बहरहाल यहां पे सिर्फ ये कहेंगे कि जो वेस्ट्स हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर होते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, या आप इंटेस्टाइन का वर्ड यूज कर लें, वहां पे डाइजेशन होनी होती है फूड की। उस डाइजेशन में जरूरत है एक बैक्टीरिया की, और वो बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ट्रैक्ट मींस
ट्यूब वहां पे पड़ा होता है, लेकिन उस बैक्टीरिया को एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए डाइजेशन करने के लिए। वो पावर एक्चुअल में ग्लूकोज या आप कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। जी नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर्स। देखिए डाइटरी फाइबर्स क्या है स्टूडेंट्स, ये आप कहीं पे लिख लीजिए कि डाइटरी फाइबर्स ऐसी फाइबर्स होते हैं जो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। डाइटरी फाइबर्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होते। लाइक इनके एग्जांपल में ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कैसे, आगे देखिए। डाइटरी फाइबर हेल्प्स टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली। ये बाउल फंक्शनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में बाउल फंक्शनिंग एक स्पेसिफिक एरिया है हमारी बॉडी में, ठीक है, जहां पर ये अक्कर होता है, और उस पूरे एरिया को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। यानी आपने याद रखना है कि जो बाउल फंक्शनिंग है इसको एक्चुअल में बाउल मूवमेंट का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक मूवमेंट होती है अट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की। ट्यूब होती है जो मूव करती है, बाउल मूवमेंट है, ये एक्चुअल में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये वर्किंग वहां पर होती है, ठीक है। इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को GIT भी कहा जाता है, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये बाउल मूवमेंट क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको ये कहूंगा कि थोड़ा सा आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपको पता चलेगा। इट इज रिलेटेड टू फीसिस एंड द वेस्ट, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में था, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फाइबर हेल्प्स। अब ये कौन से फाइबर्स हैं जी, सॉल्युबल फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स को अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर्स या फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। लोअर का मतलब कम करना। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसको अंडरलाइन करके आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब लिपिड्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड्स, चिकनाइयां, इसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो जी फाइबर्स का काम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना एंड रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, मेंटेन करने की कोशिश करना। क्योंकि याद रखिए अगर किसी वजह से आपकी बॉडी में लिपिड्स यानी चिकनाइयां ज्यादा हैं, तो ये चिकनाइयां यानी ये जो आपके पास लिपिड्स हैं, ये आपकी जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, ये उनमें रुकावट बनना शुरू हो जाएंगी, उनमें स्टक होना शुरू हो जाएंगी, वो जगह घेरना स्टार्ट कर देंगी, जिस वजह से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा सही तरह, जिससे ज्यादातर चांसेस जो हैं वो हार्ट अटैक के होते हैं। लेकिन लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं, नो डाउट अब मैट्रिक में आ चुके हैं, मैट्रिक क्लास में हैं, तो अक्सर को जिम करने का बहुत शौक होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जी गेम करने जा रहे हैं। तो जिम में अक्सर जब आपने अगर कभी की हो या आपने किसी अपने कजिन्स वगैरह से पूछा हो, तो आपको यकीनन यही गाइड करेंगे, भाई आप पहले वीक अगर जाएंगे तो आप बार बार जब अपनी बॉडी को यूटिलाइज करेंगे मशीनरी को यूज करके, तो उस वजह से आपकी बॉडी में खिंचाव पड़ जाएगा, इसको हम कहते हैं क्रैम्पिंग, ठीक है। अब वो क्यों होता है, देखिए आप अपनी रूटीन लाइफ में सारे काम कर रहे हैं और उस हिसाब से आप फूड खा रहे हैं, यानी खाना, तो आपकी एक रूटीन बनी हुई है। लेकिन आपने आज से जिम स्टार्ट कर दी, आपने जाकर मशीन को यूटिलाइज किया, आपने बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर ये गेम्स लगाना स्टार्ट कर दी। अब आपकी बॉडी जो थी वो रेगुलर जो रूटीन थी उससे हट के अब ज्यादा वर्किंग करने लग गई है, जिस वजह से जाहिर सी बात है जब बॉडी ज्यादा वर्किंग करेगी तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन हम तो अभी वो एनर्जी दे ही नहीं रहे, हमने तो उसी पहली एनर्जी पे बॉडी को इस्तेमाल किया हुआ है, जिस वजह से बॉडी में खिंचाव पड़ने लग जाएगा, क्रैम्पिंग हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज एक्चुअली जो मेन कंपोनेंट है वो कम होना स्टार्ट हुआ है। इसी वजह से
जब गेम वगैरह की जाती है तो आपकी डाइट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी अगर आप पहले 1 रोटी खा रहे थे तो आप 2 खाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ डाइट में आप इंक्रीज करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है जी, इट प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग। ये हमारे जो मसल्स हैं इनको क्रैम्पिंग यानी खिंचाव से बचाते हैं। तो अगर हम ग्लूकोज लेवल को, मतलब अगर हम खाना अपना इंक्रीज कर देंगे जिम वगैरह में जाने के बाद, तो अगर 1 रोटी से 2 रोटियों पर आ गए हैं तो 3-4 दिन क्रैम्पिंग रहेगी हमें, लेकिन वो रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी को पता चल जाएगा कि भाई अब खाना भी ज्यादा आ रहा है, वर्किंग भी ज्यादा करनी है, तो अब उस लेवल पे मेंटेन हो जाओ। तो आपकी बॉडी उस लेवल पे मेंटेन हो जाएगी और 4-5 दिन बाद वो जो आपको क्रैम्पिंग होंगी वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कह लीजिए सोर्सेज एंड यूजेस थी, और यकीन मानिए यूजेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे जो यूजेस हैं, ये 5 यूजेस हैं, यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसको भी लॉन्ग में तैयार करना है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि मैंने सोर्सेज को अलग हेडिंग देकर बताया, यूजेस को अलग। तो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ आज इजाजत चाहूंगा। आप अपना ख्याल रखिए, इस लेक्चर को अच्छी तरह सुनिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके मुतालिक आप जरूर पूछिए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 4 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज प्रोटीन। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज एंड यूजेस की डिस्कशन की थी। तो उनको कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन का। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोटीन क्या होती हैं, प्रोटीन का यूनिट क्या है, इसके सोर्सेस क्या हैं, ठीक है। ये तमाम तर चीजें हम वर्क फॉर डे 4 एंड 5 इसमें कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रोटीन के बारे में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है जी? कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लिकेटेड का क्या मतलब है जी? कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा। तो यहां पे स्टूडेंट्स नाइट्रोजीनियस को मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। उसकी वजह यह कि नाइट्रोजीनियस का मतलब यह है कि इनमें क्या मौजूद होती है? नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, जिसका बेसिकली रोल क्या होता है जी कि इसमें ग्रोथ करवानी होती है, बॉडी की ग्रोथ। और भी बहुत से फंक्शन है नाइट्रोजन के, लेकिन फिल वक्त हम इंपॉर्टेंट फंक्शंस या कह लीजिए अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो फंक्शन है उसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली नाइट्रोजन ने ग्रोथ करवानी है। इसी तरह आप ये देखिए कि जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ होनी होती है। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जब प्लांट्स नाइट्रोजन को गेन करते हैं एनवायरनमेंट से, तो गेन करने के बाद प्लांट्स उस नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं और उसको यूटिलाइज करके अपनी ग्रोथ करवाते हैं। और बाकी जो नाइट्रोजन उनकी बॉडी में बच जाती है, उस नाइट्रोजन को वो स्टोर करवा देते हैं अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह इनडायरेक्ट मेथड से नाइट्रोजन हमारे तक आती है और वो हमारी बॉडी के अंदर भी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या ग्रोथ का रोल प्ले करती है।
ये तो आप देख लीजिए, मैंने आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स यानी प्लांट से आने वाली नाइट्रोजन की बात बताई, लेकिन यहां पे जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स की बेस पर बना हुआ है, या हम ये कहते हैं कि जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ले जी, एक बात कंप्लीट होगी। सेकंड बात पे आते हैं, मतलब सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जी कि द यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड्स। देखिए हर चीज का यूनिट होता है, जैसे हमारी बॉडी है तो बॉडी का यूनिट सेल होता है। ठीक है, इसी तरह यहां पे आपने क्या याद रखना है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का यूनिट क्या है जी, अमाइनो एसिड्स। यानी अगर हमें एक अमाइनो एसिड की समझ आ जाती है तो हम फर्दर मोर इस बात को समझ सकते हैं। तो इसके लिए यहां पे स्टूडेंट्स मैं एट स्पॉट ही जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड लिखने लगा हूं कि अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे है कि सेंटर में आपके पास आ जाता है कार्बन। कार्बन आपको पता है हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है ताकि वो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, अब इन 4 बॉन्ड्स में एक तरफ लग जाता है हाइड्रोजन, लाइक इस तरह। ठीक है, एक तरफ अल्काइल ग्रुप लग जाता है यानी R, ठीक है, जो कि साइड चेन है। फिर एक तरफ याद रखिए लगता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसका फॉर्मूला आपको पता है बॉन्ड COOH। ये आपके पास क्या आ जाता है जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह लीजिए, वैसे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। ठीक है जी, और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स लगता है अमाइनो ग्रुप। क्या लगता है, अमाइनो ग्रुप। अब देखिए अमाइनो ग्रुप क्या है जी, NH2। अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है पेज नंबर 105 पे आपको अमाइनो एसिड्स की हेडिंग में सेंटर में बना हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, उस वाले स्ट्रक्चर में, बुक वाले में और मेरे में सिर्फ ये डिफरेंस है कि मैंने यहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन को सेपरेट करके लिख दिया ऊपर, जबकि उन्होंने क्या किया, उसी हाइड्रोजन को कार्बन के साथ लिखा हुआ है। एक ही बात है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है, बस ये डिफरेंस है कि मैंने कार्बन के 4 बॉन्ड दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास अमाइनो एसिड्स का जनरल फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूले से हम स्टूडेंट्स इस चीज को उखस करेंगे, उस चीज को निकालेंगे कि भाई एक्चुअली जो आपके पास प्रोटीन है उस प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो अमाइनो एसिड्स में एलिमेंट होंगे जो कि उसका यूनिट है वही एक्चुअली प्रोटीन के एलिमेंट्स हैं। तो प्रोटीन जो है वो आपके पास जो एलिमेंट्स इसमें पाए जाएंगे वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये 4 एलिमेंट्स तो आपको इजीली नजर आ रहे हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कैसे, आप ये देखिए, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है, ऑक्सीजन देख लीजिए, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देख लीजिए, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। हमने तो कॉमन लिखना ना। इसी तरह नाइट्रोजन देख लीजिए, तो ये नाइट्रोजन है। ये 4 आपके पास पूरे हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एंड प्लस एक और एलिमेंट है जो कि एक्चुअल में इस साइड चेन में आता होता है, और वो क्या है, सल्फर। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 5 एलिमेंट्स हैं टोटल जो कि एक्चुअल में यहां पे मौजूद होंगे और प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक हो गया जी, अच्छा जी। चल अब इसमें 2-3 बातें मजीद ऐड करते हैं इसको अच्छी तरह समझने के लिए। तो सबसे पहले हमने ये बात की कि प्रोटीन कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, फिर उसके यूनिट की बात की, फिर हमने उसका यूनिट बनाया और उस यूनिट की बेस पे उन एलिमेंट्स के बारे में जाना जिनकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक बात और, वो ये कि जो अमाइनो एसिड है हमारे पास एक, अगर उस अमाइनो एसिड में आप दूसरे अमाइनो एसिड को ऐड करते हैं
तब ही आपकी प्रोटीन्स बनेगी ना। तो एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान मतलब ऐड होता है तो जाहिर सी बात है इनके दरमियान एक क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बॉन्ड बनेगा तब ही प्रोटीन्स आपस में कंबाइन होंगी और स्ट्रक्चर किसका बनेगा, प्रोटीन का। ठीक है, तो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं वो लिंकअप होते हैं और उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है विच इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। लिंकेज किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ये लिंकेज वर्ड्स लिंक से निकला है जिसमें लिंकअप होते जाएंगे और चैनल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और पेप्टाइड जो लिंकेज है उसको रिप्रेजेंट किया गया है कुछ इस तरह, बॉन्ड सी। ये आपको पेज नंबर 104 के लास्ट पे लेफ्ट साइड पे फोर्थ लाइन है, वहां पे बना हुआ नजर आ रहा है, बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड NH बॉन्ड। ये एक्चुअल में आपके पास है पेप्टाइड लिंकेज, यानी इस पॉइंट से कह लीजिए अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते चले जा रहे। अब ये कैसे पेप्टाइड लिंकेज बनेगी ये इंशाल्लाह वर्क फॉर डे 5 में मैं आपको प्रॉपरली एक लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसी बात से रिलेटेड एक बात और कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि राउंड अबाउट अगर 10,000 अमाइनो एसिड्स 10,000 अमाइनो एसिड्स अगर कंबाइन करें आपस में तो उनके कॉम्बिनेशन के बाद तब जाके आपके पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर आता है। ये एक रफली सी बात की गई है कि 10,000 अमाइनो एसिड कंबाइन करें तो प्रोटीन बनती है। थोड़े से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एवरेज फॉर्म में ये बताया कि 10,000 अमाइनो एसिड्स जो हैं ये प्रोटीन बनाते हैं। इट मींस दैट इट इज श्योर के प्रोटीन्स जो हैं दे आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड यानी इसी वजह से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पेचीदा होते हैं। चलिए अब बुक पे आ जाइए, पेज नंबर 104, बॉटम पे प्रोटीन की हेडिंग है, प्रोटीन आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। प्रोटीन्स स्टार्ट में है, मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। सिंपल सी बात है जी, प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ, यानी अब प्रोटीन किस किस पे कंसिस्ट कर रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। वो कैसे आए मैंने यहां पे आपको ये बताया, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर्स का मतलब क्या है कि जब स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे, इकट्ठे होंगे, तब वो पॉलीमर्स बनेंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, यानी अमाइनो एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंबाइन होने के बाद पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं और फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर आता है। प्रोटीन हैव्स मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स, ये बात हमने अभी डिस्कस की। ऑल प्रोटीन्स यील्ड, यील्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन। अंडरलाइन करके लिख लीजिए कि जितनी भी प्रोटीन्स की प्रोडक्शन है वो अमाइनो एसिड्स में हो जाती है अपॉन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी किसी चीज की ब्रेकेज होना वाटर की प्रेजेंस में, इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो वाटर की प्रेजेंस में, या आप कह लीजिए जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, हाइड्रोलिसिस होगी, तो उससे जो प्रोडक्शन होगी, यील्ड बनेगी, वो एक्चुअल में अमाइनो एसिड्स होंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली अमाइनो एसिड्स आर द यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और उसमें जो एलिमेंट्स बनेंगे वो एक्चुअल में हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स आएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। एक बात स्टूडेंट्स यहां पे बताता चलूं कि सल्फर जो है ये एक्चुअल में साइड चेन आर में है, ये आपने बात याद रखनी है।
हाँ जी, अब आगे चलते हैं जी। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जानदार हैं उनमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं। दे मेक अप बल्क ऑफ द नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल बॉडीज। बल्क का मतलब मिकदार में बहुत ज्यादा, नॉन बोनी स्ट्रक्चर यानी जहां पे बॉन्स नहीं होंगी। अब जहां पे बॉन्स नहीं होंगी मोस्टली वहां पे मसल्स होते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो एनिमल बॉडीज में बल्क यानी ज्यादा मिकदार में प्रोटीन जो है स्टूडेंट्स वो एक्चुअल में आपके मसल्स में पाई जाती है। दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ एनिमल्स, कि आपके जो सेल्स एंड टिश्यूज हैं जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं इनके मेजर कंपोनेंट प्रोटीन्स ही हैं। ठीक है, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं बायो के उन्होंने 9th क्लास में 4th चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ा था सेल्स एंड टिश्यूज। वहां पे हमने ये स्टूडेंट्स पढ़ा था कि माइक्रो ट्यूबुलिन एंड माइक्रोफिलामेंट ये दो तरह की प्रोटीन है जो आपके सेल के तमाम कॉर्नर्स पे पड़ी होती है। इसमें से एक का काम सेल की शेप को मेंटेन करना है और एक का काम चेंज करना है। ठीक है, इसी तरह टिश्यूज में भी प्रोटीन है। ये पहले आपका बॉडी का यूनिट सेल है, सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनता है। तो ये पूरी एक सीक्वेंस है। ठीक है, टू कट द स्टोरी लॉन्ग स्टोरी इनटू शॉर्ट, वो ये कि जो सेल्स और टिश्यूज हैं एक्चुअल में इनमें बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोटीन पाई जाती है। About 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल, ड्राई वेट ऑफ द सेल यानी सेल का जो ड्राई वेट है, ठीक है, इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ड्राई वेट जो आपके सेल्स हैं ये 50% उनमें क्या अवेलेबल है, प्रोटीन मौजूद है। दे आर फाउंड इन मसल्स, अब ये कहां कहां पाए जाते हैं जी, पहला मसल्स में पाए जाते हैं, सेकंड आपकी स्किन यानी जल्द में पाए जाते हैं, नेल्स नाखून, वूल, ठीक है, फीदर्स एटसेट्रा। ये स्टूडेंट्स वो जगह हैं जहां पे इजीली हमें क्या मिल जाती है, प्रोटीन मिल जाती है। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे जी अमाइनो एसिड्स है, इसको हमने साथ ही डिस्कस कर लिया था व्हाइट बोर्ड पे, इसको देख लीजिए। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। पहली बात इन्होंने ऑर्गेनिक क्यों कहा, क्योंकि सेंटर में कार्बन है, दूसरा एक तरफ क्या लगा हुआ है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, फॉर्मूला आपको बना हुआ नजर आ रहा है। साइड चेन आर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, यानी अभी जो हमने एक कह लीजिए सिंपल अमाइनो एसिड के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा तो आर जो है वो फिल वक्त क्या है, सल्फर। ठीक है, लेकिन इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोटीन, जैसी प्रोटीन बननी है उस हिसाब से ये चेंज भी हो सकता है। अच्छा जी, देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स। अब ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, कितनी टाइप्स हैं जी, अभी आपने पढ़ा 20, कितनी टाइप्स हैं जी, 20। इन 20 में से आपके पास 10 अमाइनो एसिड एक जगह पे आ जाते हैं और 10 अमाइनो एसिड्स अलग आ जाते हैं, इनको दो जगह फर्दर आगे सब डिवाइड किया गया। 10 को कहा जाता है जी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल का मतलब क्या है जी, जरूरी, 10 इसमें से जरूरी हैं और बाकी 10 को कहा जाता है जी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। बाकी 10 को क्या कहा जाता है जी, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। यानी 10 जो है वो जरूरी हैं और 10 क्या हैं, गैर जरूरी। अब कैसे पता चलेगा कि इनके क्या मीनिंग्स बन रहे हैं फर्दर, वो ये कि स्टूडेंट्स 10 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है।
अब जिनकी बायो है वो इस चीज को अच्छी तरह समझेंगे कि हमने ये पढ़ा था, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन लें कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कौन करते हैं, राइबोसोम्स, जो सेल में पढ़े होते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। उस बेस पे हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है और ये सारी वर्किंग हमारी बॉडी में हो रही है। तो इस तरह के अमाइनो एसिड्स हमें बाहर एनवायरनमेंट से लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी के अंदर खुद ब खुद बन रहे हैं और प्रोटीन का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो इस तरह के अमाइनो एसिड्स को नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, यानी गैर जरूरी। बाकी जो 10 हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो जरूरी हैं, वो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी एलिजिबल नहीं है कि उनको बना सके। इस वजह से हमें ये वाले अमाइनो एसिड जो हैं ये बाहर से लेने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ डाइट। ठीक है, ये नेचुरली भी मिल जाते हैं। ठीक है, और अब तो ये आर्टिफिशियली जो है ये भी हमें अवेलेबल है। ठीक है, ये अमाइनो एसिड जो हैं ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, 20 टाइप्स, तभी हमारी बॉडी प्रॉपर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर में रहेगी। ठीक है जी, चलिए क्या लिखा हुआ जी, 10 आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। 10 यानी हमारी बॉडी बना सकती है। These amino acids are called non-essential amino acids, और इनको क्या कहा जाता है जी, non-essential। वाइल्ड कार्ड दें, the other 10 which cannot be synthesized by our body are called essential amino acids, और बाकी जो 10 हैं वो जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, they are called essential amino acids। Essential amino acids are required by our body and must be supplied through डाइट। यानी जो 10 एसेंशियल है उन्हें एसेंशियल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो जरूरी हैं, लेकिन वो 10 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। दैट्स वाई वो लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, उनको डाइट के जरिए लेना पड़ता है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स पहले यहां तक इसको रखिए और 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज में आइए। एक्सरसाइज में पेज नंबर 116 है। इसमें स्टूडेंट्स हमने पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। 5वां कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स है, ये कार्बोहाइड्रेट्स में है। यकीनन मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज इसकी करवाई थी, आप जाके अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, वेयर आर प्रोटीन्स फाउंड, प्रोटीन्स कहां मिलती हैं। तो पेज नंबर 105 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी सेकंड लास्ट लाइन है, दे आर फाउंड इन। आपने यहां पे लिखना है प्रोटीन्स आर फाउंड इन, इसके बाद आप कॉलन का साइन डाल के नंबर्स में लिख सकते हैं, नहीं तो जिस तरह लिखा है वैसे लिख दीजिए, मसल, स्किन, नेल्स, वूल। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें यूजेस आप 2 लिख सकते हैं। पेज नंबर 103 के लास्ट में हमने यूजेस लॉन्ग में की थी, इन्होंने शॉर्ट में पूछी है तो आपको इसी 2 यूजेस लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लैक्टोज इज अ डायसैकेराइड व्हिच मोनोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट इन इट। आपने बताना है कि लैक्टोज में कौन से मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की हेडिंग में आए तो फर्स्ट पैराग्राफ में 3 लाइन्स उन्हें छोड़ दीजिए, सेकेंड पैराग्राफ में 2 लाइन्स छोड़ दीजिए। एक हिसाब से कह लीजिए थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि लैक्टोज कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज द मेन शुगर इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा इसे आप असेंबल कर लीजिएगा मोनोसैकेराइड का वर्ड ऐड करके। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, व्हाई आर 10 अमाइनो एसिड्स एसेंशियल फॉर अस। जो भी मैंने आपको अमाइनो एसिड्स पढ़ाए, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, उनमें से एसेंशियल के 2 पॉइंट्स बन रहे हैं थ्योरी में। अगर आप देखें तो आप वो 2 इसमें राइट कर दें तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, हाउ आर प्रोटीन्स फॉर्म्ड, ये बनती कैसे हैं। तो ये स्टूडेंट्स पेज नंबर 104 के स्टार्ट पे जहां से हमने प्रोटीन का टॉपिक स्टार्ट किया, तो इसमें आप पहली 3 लाइंस
प्रोटीन आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड से लेके थर्ड लाइन पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स यहां तक लिखेंगे। ठीक है जी, तो यहां तक स्टूडेंट्स ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस का मामला है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ जो इंटरनल शॉर्ट है वो सुन लीजिए। पेज नंबर 105 पे क्वेश्चन आप लिख लीजिए, एक आ सकता है जी, डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये एक इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इंटरनल जो आ सकता है वो ये है कि राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसलिए मैंने स्पेशल हेडिंग बना के आपको फॉर्मूला लिखकर दिखाया। ये जिस तरह मैंने लिखा हुआ है या जिस तरह बुक में मेंशन है एज इट इज आपने बनाना है। ले जी, दो शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गए। इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इनमें। लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं जी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, और वो आपको ऑप्शंस दे सकते हैं जिनमें से एक ऑप्शन ये हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा वो पूछ सकते हैं कि कितने अमाइनो एसिड्स कंबाइन हों तो आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन सकता है। हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स व्हेन कंबाइन देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। You have to give the answer that 10,000 amino acids are required to maintain the structure of a protein according to our syllabus। ठीक है, इसके अलावा अगले पेज पे स्टूडेंट्स थर्ड लाइन में कि कितना आपकी जो सेल हैं वो ड्राई वेट पे डिपेंड करते हैं, कितने परसेंट, तो आपने बताना जी 50% जो है वो ड्राई वेट पे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोटीन्स। इस तरह इसमें से स्टूडेंट्स एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये आपने अपनी एज असाइनमेंट के तौर पे कंप्लीट करना है, और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट किए। तो स्टूडेंट्स आज हम अपना वर्क फॉर डे 4 यहां तक कंप्लीट करते हैं। होपफुली आपने अच्छी तरह इस लेक्चर को सुना होगा। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह वर्क फॉर डे 5 में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब के लिए अल्लाह हाफिज।